फ्रेंड्स अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे विलियम शेक्सपियर के अगले प्ले द टेम्पेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के सामने। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, दिस लाइन रिफ्लेक्ट्स शेक्सपियर्स। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं: प्लेटनिक फिलोसफी, स्टोइक रिजिग्नेशन, मेटा थिएट्रिकल अवेयरनेस एंड क्रिश्चियन सिंबलिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, मेटा थिएट्रिकल अवेयरनेस। अब एक्चुअली यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुआ है मेटा थिएट्रिकल। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स जो कैरेक्टर होते हैं किसी प्ले में, तो वो इस बात के लिए अवेयर होते हैं कि यस दे आर द पार्ट ऑफ सम ड्रामा। जैसे कोई भी एक्टिंग कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है किसी प्रोटेगनिस्ट का या कोई भी, तो उसको पता होता है कि ही जस्ट प्लेइंग अ पार्ट ऑफ ए कैरेक्टर, ही इज नॉट एक्चुअली कंप्लीटली इमर्स्ड इन दैट स्टोरी, या वो उस स्टोरी का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ड्रामा का एक कॉन्सेप्ट आते हुए कि हाँ कि ड्रामा हम देख रहे हैं वो ड्रामा है, ना कि वो रियल लाइफ है। दैट इज द कॉन्सियसनेस इज कॉल्ड मेटा थिएट्रिकल अवेयरनेस। Who called The Tempest a symbolic meditation on art and creation, where Prospero is Shakespeare himself? किसने बात बोली है? तो टी.एस. इलियट, हेराल्ड ब्लूम, जी विल्सन नाइट एंड नॉर्थरोप फ्राई। तो इसका ऑप्शन है सी, जी विल्सन नाइट, जो कि जाने जाते हैं शेक्सपियरियन क्रिटिक के रूप में। जैसे इनके साथ एक और हैं जिनका अक्सर नाम लिया जाता है ए.सी. ब्रैडली का भी बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है कि ये जो क्रिटिक्स हुए हैं इन्होंने काफ़ी शेक्सपियर के वर्क्स पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स दिए हैं। किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने क्या कहा है, तो जी विल्सन नाइट ने बोला है कि टेम्पेस्ट इज अ सिंबलिक मेडिटेशन ऑन आर्ट एंड क्रिएशन। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट, मिरांडास एक्सप्लेनेशन इज बेस्ट रेड एज। क्योंकि मिरांडा एक द्वीप में रह रही होती है अपने पिताजी के साथ, उसने इससे पहले देखा ही नहीं है किसी ह्यूमन बीइंग को अदर देन हर फादर। तो जो पहली बार वो देखती है फर्डिनेंड को, तो एकदम उससे इंस्पायर हो जाती, मतलब बहुत ज़्यादा उससे शौक लगता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। तो क्या सेंस यहाँ पे जनरेट होता है उसके इस एक्सप्लेनेशन से? ड्रामेटिक आयरनी, कॉमिक रिलीफ, लिरिकल ऑप्टिमिज्म एंड ट्रेजिक फोरसाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ड्रामेटिक आयरनी यहाँ पर, क्योंकि मिरांडा पहली बार देख रही है, उसके लिए सिचुएशन आयरनिकल है। बाकी वी आर अवेयर कि यहाँ दुनिया में ऐसे ही लोग होते हैं। तो मिरांडा के लिए नया है, अपने लिए नया नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज ड्रामेटिक आयरनी इन द सिचुएशन। एडवर्ड सैड interpreted Prospero's relationship with Calvin and Ariel as an allegory of medieval feudalism, Orientalism and colonial power, Renaissance humanism and religious reformation। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, ओरिएंटलिज्म एंड कॉलोनियल पावर। एक्चुअली जो टर्म है यहाँ पर ओरिएंट, ये इस्तेमाल किया गया है स्पेशली जो ईस्ट, कह सकते हैं कि ईस्ट मिडिल है और एशिया, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एशिया के कुछ पार्ट हैं कंट्रीज के लिए, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और उसी हिसाब से एडवर्ड सैड ने 1978 में एक बुक लिखी हुई है, 1978 में एक बुक लिखी है इन्होंने ओरिएंटलिज्म, जिसका नाम है, वहीं से इन्होंने इस थियरी को बोला था कि जो कॉलोनिस्ट लोग थे यूरोपियन कंट्रीज के, वो बाकी देशों को ओरिएंट बोला करते थे, और जो वेस्ट है उसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। यहाँ ओरिएंटलिज्म रिफर्स टू ऑल द एशियन एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो कुल मिला के कॉलोनियल पावर को सिंबलाइज करने के हिसाब से कहा गया है, क्योंकि प्रोस्पेरो ने जाकर के वहाँ इन दोनों को ही अपना गुलाम बना लिया है, वहाँ द्वीप में जाकर के कैलिवन और एरियल को। तो ये उस रेफरेंस में बात की गई है कि कहीं जाकर के जिस तरह से कॉलोनियल लोग आकर के दूसरों को गुलाम बना लेते थे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ओवरऑल जो भी कंट्रीज रही हैं उन सबको इस हिसाब से कहते हैं। Which critic argued that The Tempest is primarily a play about forgiveness and regeneration? ये बात किसने कही है इसके बारे में? ऑप्शन आपके पास ए.सी. ब्रैडली, मैंने अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले ही बताया था कि ये शेक्सपियरियन क्रिटिक हैं, कॉलरिज, फ्रैंक करमोड एंड जेन कॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रैंक करमोड ने बोला है इस बात को कि फॉरगिवनेस एंड रीजनरेशन के बारे में है प्ले, क्योंकि प्रोस्पेरो बाद में सबको माफ कर देता है, अपने भाई और जो भी है जो उनके दुश्मन होते हैं सबको। तो फॉरगिवनेस एंड रीजनरेशन मतलब नई शुरुआत के लिए।
Hell is empty and all the devils are here, spoken by Ferdinand, contributes to which theme? Chaos versus order, love and lust, afterlife, political ambition. तो ये बात जो बोलता है एक्चुअली जब तूफान आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, उसको कई सारी आत्माएं दिखती हैं इन सब लोगों को, जो शिप रेक से पहले की बात है, तो वहाँ ये बात बोली गई है फर्डिनेंड के द्वारा। तो इससे क्या सिंबलाइज होता है? क्योस वर्सेस ऑर्डर, कि किस तरह से चीज़ें अच्छी से चल रही थी, ये सब अपनी यात्रा पे जा रहे थे, लेकिन अचानक से तूफान आया, सारी की सारी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। क्योस का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्तता, हसल बसल। Caliban has been widely interpreted by post-colonial critics as the noble savage, assimilated other, unredeemable beast, Christian convert। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, नोबल सैवेज। सैवेज भी बोला गया है और नोबल भी बोला गया है, तो कह सकते हैं कि एक ऑक्सीमोरन है टर्म्स में, कि दो चीजों को, विरोधाभासी चीजों को जोड़ दिया गया है। श्रेष्ठ भी है, और सैवेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो कह सकते हैं कि एकदम अनपढ़ गवार टाइप का इंसान हो, उसको कहते हैं। लेकिन नोबल भी कहा गया, तो ऑक्सीमोरन है यहाँ पर। My liberty is Ariel's most recurring demand. Critics see this as symbolic of capitalist hunger, humanist emancipation, artistic freedom and pagan ritual। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, आर्टिस्टिक फ्रीडम। एक्चुअली एरियल जो है वो एक मैजिशियन है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी फ्रीडम किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है? प्रोस्पेरो के द्वारा। तो वो फ्री नहीं है अपनी आर्ट को दिखाने के लिए, तो इस बात के लिए वो फ्रीडम बार बार मांगता रहता है कि मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो। तो आर्टिस्टिक फ्रीडम के बारे में बात की गई है उसकी इस डिमांड में। Who described The Tempest as Shakespeare's farewell to the stage? Dryden, Coleridge, Alfred Lord Tennyson and Sir Walter Raleigh। किसने कहा है फेयरवेल टू द स्टेज? तो ये कहा है एस.टी. कॉलरिज ने, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि खुद अपने आप में एक रोमांटिक पोएट रहे हैं। अगर आपने विलियम शेक्सपियर के बारे में सुना है तो इनके बारे में भी सुना होगा, लिरिकल बैलेट्स दोनों ने मिलकर के पब्लिश की हुई थी। तो ये कथन है एस.टी. कॉलरिज का। अ डेविल बॉर्न डेविल ऑन हुज नेचर नर्चर कैन नेवर स्टिक। नर्चर का यहाँ पे क्या है? पालन पोषण। इज प्रोस्परोस रिफरिंग टू, किसको बोल रहा है? एंटोनियो, फर्डिनेंड, कैलिबन एंड टेफनो। तो ये बोल रहा है कैलिबन के बारे में। प्रोस्परो कहता है कि कैलिबन को कितना भी सुधारा जाए, लेकिन वो कभी सुधर नहीं सकता है। और यही थिंकिंग जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे, उनकी यही थिंकिंग थी बाकी लोगों के बारे में, कि हाँ, जो एशियन कंट्रीज के लोग हैं, एक्चुअली यू है, वो कभी सुधर नहीं सकते। ये बात सबकी थिंकिंग थी। तो वही हिसाब से कैलिबन के बारे में बोला गया है कि वो कभी सुधर नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। जैन कॉट रीड्स प्रोस्परो एज अ क्रूसेडर, डेमियर्ज डायरेक्टर, पेजेंट किंग एंड लवर। क्या कहा गया है? तो कहा गया है डेमियर्ज डायरेक्टर। अब ये डेमियर्ज क्या होता है? इसका मतलब होता है कि समवन हैविंग पावर लाइक गॉड और कंट्रोल ओवर एनी वंस क्रिएशन। जैसे प्रोस्परो जो है, वो उसका पूरा कंट्रोल है प्ले की सारी घटनाओं के ऊपर। वो चाहे जो चाहे वो बना दे। कभी कभी वो समुद्र में तूफान ला देता है, कभी जहाज पलटा देता है दिखावे के लिए, कभी कोई आत्मा, कभी कोई आत्मा। तो डेमियर्ज का मतलब क्या है? कह सकते हैं कि गॉड लाइक पावर, जिसके पास एक भगवान की तरह जो गॉड लाइक पावर है, उसके बारे में बात की गई है। गॉड लाइक पावर की बात की गई है, ऑफ क्रिएशन या ऑफ क्रिएटिविटी। आप कह सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी है उसकी बात की गई है। I must obey his art is of such power। Caliban's helpless obedience hints at satire, magical realism, colonial oppression and affection। तो अफेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, सटायर भी नहीं है, मैजिकल रियलिज्म थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो मेन थीम है वो है कॉलोनियल ऑपरेशन, कि प्रोस्परो ने आकर के उसके ही द्वीप पर कब्जा कर लिया है। वो एक प्रोस्परो कह सकते हैं कि कॉलोनाइजर हो गया है एक तरह से। कॉलोनाइजर का मतलब जो कि किसी के यहाँ जा करके उस पर अपना हक जताने लगे। ऑपरेशन का मतलब यहाँ कह सकते हैं टॉर्चर, जो जिस तरह से कैनिबल का टॉर्चर हो रहा है उसके बारे में बात की गई है। Which critic emphasized The Tempest as a Christian allegory of sin, repentance, and forgiveness? E.M.W. Tilliard, Stephen Greenblatt, Susan Bennett, and Terry Galton।
तो क्रिश्चियन एलिगरी ऑफ सिन, रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस। सिन क्योंकि इसके प्रोस्पेरो के विरुद्ध इसके भाई ने ही षड्यंत्र रचा था, रिपेंटेंस पश्चाताप भी वो तीनों करते हैं, लास्ट में फॉरगिवनेस किसके द्वारा दिखाई गई, प्रोस्पेरो के द्वारा। तो किसने कहा है, ये कहा है EMW टिलेर्ड ने ये बात बोली है कि प्ले इज स्टोरी ऑफ सिन, रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस। विच स्कॉलर सॉ मिरांडा एज द फर्स्ट कॉलोनियल ब्राइड। अच्छा क्वेश्चन है। माइकल नील, अनिया लूम्बा, नीना लिवाइन एंड पेट्रिसिया पार्कर। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, अनिया लूम्बा एक फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जो कॉलोनियल रहा है ओवरऑल पूरा सेगमेंट बाद में दुनिया में, तो उसमें फर्स्ट कॉलोनियल ब्राइड किसको मानती हैं, वो मिरांडा को, अनिया लूम्बा। यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट, आई नो हाउ टू कर्स। मुझे पता है मैं कैसे तुम्हें गालियां दे सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे लैंग्वेज सिखाई है। ये बात कैलिवन बोलता है प्रोस्पेरो से। और उसका मतलब थीम क्या है, सिनेसा, एजुकेशन, लिंग्विस्टिक कॉलोनाइजेशन, सोशल मोबिलिटी एंड कर्टली मैनर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, लिंग्विस्टिक कॉलोनाइजेशन। लिंग्विस्टिक कॉलोनाइजेशन का मतलब जो कॉलोनी बनाते हैं यूरोपियन कंट्रीज कहीं जाकर के, तो वहां वो अपनी सारी कस्टम्स, ट्रेडिशंस और जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं लागू कर देते हैं। तो उसी हिसाब से लैंग्वेज किसने सिखाई है, प्रोस्पेरो ने कैलिवन को, तो लिंग्विस्टिक कॉलोनाइजेशन हो गया। ये थीम दिखाई गई है। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड ब्लूम, विच कैरेक्टर इज द मोस्ट शेक्सपियरियन ऑफ स्पिरिट्स, प्रोस्पेरो, एरियल, कैलिवन एंड मिरांडा। तो ये हैरोल्ड ब्लूम को लगता है कि एरियल जो है, स्पिरिट्स में बात करें तो एरियल सबसे ज्यादा शेक्सपियरियन है, उनके आइडियल से मैच करता है। हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, मिरांडास लाइन एम्बडीज मेच्योरिटी, गलिबिलिटी, विस्डम एंड सटायर। अब ये गलिबिलिटी क्या होता है, एक्चुअली यही ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब होता है इमेच्योरिटी, है ना, मेच्योरिटी का उल्टा कर ले, या इनोसेंस, मतलब उसे पता ही नहीं है कि जो वो बोल रही है कि इतनी ज्यादा सुंदर है मानव जाति, वास्तव में सुंदर नहीं है। वो उसकी कह सकते हैं कि सादगी है, उसको पता ही नहीं है बेचारी को, मासूम है वो जो सिर्फ फर्डिनेंड फर्डिनेंड को देख के ही समझ जाती है कि इतनी सुंदर मानव जाति है, जबकि इट इज जस्ट अ ग्लिम्स। अकॉर्डिंग टू नॉर्थरोप फ्राई, द टेम्पेस्ट बिलोंग्स टू शेक्सपियर्स स्टेज। कौन सी स्टेज पे बिलोंग करता है, ट्रेजिक विजन, ग्रीन वर्ल्ड, रोमांस, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हाई कॉमेडी। तो नॉर्थरोप फ्राई के हिसाब से जो ऑप्शन है वो है ग्रीन वर्ल्ड रोमांस। अब ये ग्रीन वर्ल्ड रोमांस क्या है, उनके जितने प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, जैसे कॉमेडी खासतौर पे बात की जाए तो मोस्टली वो सेट हैं कहीं फॉरेस्ट में या कहीं सी बीच में या किसी कोस्टल कंट्री में, कुल मिला के अवे फ्रॉम सिटी लाइफ, अवे फ्रॉम सिटी, जो शहर हैं उनसे दूर उनकी सेटिंग है, फॉरेस्ट में सेटिंग है या कहीं कोस्टल सिटी में सेटिंग है, तो ग्रीन वर्ल्ड उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्टिफिशियलिटी ऑफ सिटी लाइफ से दूर जो सेटिंग है प्लेस की, जितने प्ले हैं वही स्टेट से ये बिलोंग करता है। इफ दाउ मोर मरमस्ट, आई विल रेंड एन ओक एंड पेग दी इन हिज नॉटी एंट्रेल्स। ये बात बोली है प्रोस्पेरो ने, किसको बोली है, कैलिवन को बोली है कि तुम अगर नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें ऐसा सा कर दूंगा। तो इससे क्या साबित होता है, सैडिज्म, कॉमिकल नेचर, साइंटिफिक जील एंड डेमोक्रेटिक आउटलुक। तो ये इसका सैडिज्म दिखाई देता है। एक्चुअली ये जो लाइन है ये कैलिवन के लिए नहीं कही है, कही है उन्होंने एरियल के लिए, क्योंकि एरियल कई बार कहने लगता है कि मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो, उस हिसाब से। स्टीफन ग्रीनब्लाट linked the Tempest with colonial enterprise, Puritan movement, Catholic mysticism and Aristotelian politics. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि इसमें क्रिटिक्स बाद में हुए हैं, उसमें उन्होंने कॉलोनियल थीम्स बहुत ज़्यादा देखी हैं कि यहाँ प्रोस्पेरो ने किस तरह से जाकर के दोनों पर कब्जा कर लिया है, कैलिवन की लाइफ पर और प्रोस्पेरो पर भी, साथ ही साथ द्वीप पर। The Isle is full of noises. It's notable because it represents sea lore, shows Caliban's musical soul, paradise, court masks, and critiques Prospero. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शोस कैलिबन्स म्यूजिकल सोल। कैलिबन जो है वो भले ही कह सकते हैं सैवेज है, लेकिन उसकी जो उसका जो नेचर है वो फुल ऑफ म्यूजिकल, क्योंकि उसको उस द्वीप में बहुत सारे संगीत सुनाई देते हैं। नॉइजेस का मतलब यहाँ पे क्या है, साउंड्स, म्यूजिकल साउंड्स की वो बात कर रहा है। तो ये वो है, उस म्यूजिकल साउंड्स की बात कर रहा है, कैलिवन के नेचर को दिखाता है। Feminist critics often regard Miranda as passive patriarchal subject, queenly rebel.
इंटेलेक्चुअल पायनियर एंड कॉमिक फोइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पैसिव पेट्रियार्कल सब्जेक्ट। कि क्योंकि उसको उसके पापा के द्वारा पूरी तरह से काबू किया जाता है। उसका पिता चाहता है प्रोस्पेरो की कैसे वो किससे इंस्पायर हो, किससे वो शादी करेगी, कैसे क्या पूरी प्लानिंग फर्डिनेंड से, वो सब कुछ वही उसी की रहती है, तो वो पैसिव सब्जेक्ट के तौर पे दिखाई गई है। हु बिलीव्स प्रोस्पेरोस मैजिक बुक सिंबलाइजेस नॉलेज एज पावर? मिशेल फूको, सिगमंड फ्रायड, रोनाल्ड बार्थ्स, एलेन शोवाल्टर। तो नॉलेज एज पावर की बात की गई है मिशेल फूको के द्वारा, ये कहा है मिशेल फूको ने। मिरांडास ओबीडियंस, ओबीडियंस मतलब आज्ञा मानना, प्रमोट्स विच क्रिटिक्स आइडिया ऑफ एंजल इन द हाउस? गिलबर्ट एंड गुबार, साइमन डी बावर, स्पिवाक एंड बटलर। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक इनका नाम है एंड जूडिथ बटलर पूरा इनका नाम है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका गिलबर्ट एंड गुबार ने बात बोली है कि मिरांडा एंजल इन द हाउस है तो एंजल, लेकिन इन द हाउस का मतलब क्या है कि शी इज लाइक कैप्टिवेटेड, कि वो उसको मजबूरी में गुलाम बना के रख रहा है उसका पिता प्रोस्परो, है ना। कैप्टिवेटेड मतलब गुलाम है, वो है जरूर एंजल लेकिन इन द हाउस शी इज नॉट फ्री। व्हाट्स पास्ट इज प्रोलॉग? एंटोनियो सजेस्ट हिस्टोरिकल डिटर्मिनल, फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शन, अनचेंजेबल फेट एंड कॉल टू एक्शन। तो ये एंटोनियो बोलता है उसको भड़काने के लिए, एक्चुअली वो सेबास्टियन को भड़काने के लिए बोलता है कि जो भी है तुम अपने भाई को मार दो और हम पूरा मतलब कब्जा कर लेंगे। तो कॉल टू एक्शन, एंटोनियो उसको उकसाने के लिए बोलता है कि जो बीत गया वो बीत गया, उसकी बात छोड़ो, आगे की बात करो। टी.एस. Eliot praised The Tempest for synthetic innovation, mythic structuralism, unmatched lyrical beauty and political satire। तो पहली बार टी.एस. एलियट ने इस टाइप की चीज देखी है किसी प्ले में, वो दिखी उनको अनमैच्ड लिरिकल ब्यूटी। उनको लगता है कि ये प्ले बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छे ढंग से पोएटिक है, पोएट्री इसमें बहुत अच्छी इस्तेमाल की गई है, टी.एस. एलियट को दिखाई दिया है इस प्ले में। लेट योर इंडल्जेंस सेट मी फ्री, प्रोस्परो 6 क्लैपिंग। इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी चीज में लगे रहना, है ना। जैसे कह सकते हैं कि बिजी होना किसी चीज से। तो मुझे कहता है कि मुझे जो आप बिजी हैं मुझे आपको फ्री करने दीजिए। कौन बोलता है? प्रोस्परो 6 क्लैपिंग। एरियल इज रिलीज, शेक्सपियर ब्रेक्स इल्यूजन, मिरांडा बिकम्स क्वीन। तो ये बात है लास्ट में एक तरह से शेक्सपियर ब्रेक्स इल्यूजन की, जो भी भ्रम चला आ रहा है ओवरऑल प्ले में, कहानी को ट्विस्ट उसको खत्म करने की बात है, डिनमेंट की बात है, डिनोमेंट। Who saw the Tempest as a structure of control, obsessed with staging and spectacle? Louis Montrose, Stephen Orgel, Jonathan Dollimore and Terry Eagleton। ये बात किसने कही है कि स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि पूरी तरह से प्रोस्परो ने सबको कंट्रोल किया हुआ है, ना केवल आइलैंड कैल्विन और एरियल को, बल्कि उन सबको भी कि किससे क्या एक्शन कराना है, इवन फर्डिनेंड को भी किस तरह से कंट्रोल करता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल है, तो ये बात कही है स्टीफन ऑर्गल ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, स्टीफन ऑर्गल। फेमिनिस्ट क्रिटिक लॉरी जेरल सीज मिरांडास मैरिज एज ऑपरेशन मास्क्ड एज रोमांस, ट्रू लव्स ट्रायम्फ, सोशल मोबिलिटी एंड डिवाइन सैंक्शन। तो उनका मानना है कि मिरांडा की शादी जरूर की गई है, नाम उसको रोमांस दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑपरेस, क्योंकि उसे कोई चॉइस नहीं मिलती है। शी इज गिवन जस्ट ओनली वन ऑप्शन, है ना। शी इज गिवन ओनली वन ऑप्शन, उसको दुनियादारी देखने का मौका ही नहीं दिया है उसके पिता ने। सिर्फ और सिर्फ उसने चाहा है कि वो फर्डिनेंड से शादी करे, फर्डिनेंड से ही प्यार करे, तो जो भी वो चाहता है करा देता है। तो तरह से शी इज ऑपरेस्ड, बस नाम दिया गया उसको रोमांस। या मास्क का मतलब क्या है? कवर्ड, कि जिसको उसके ऑपरेशन को ढक दिया गया है किसके द्वारा? रोमांस के नाम से, प्यार के नाम पे। Kenneth Moore described The Tempest as fairy tale for adults, philosophical tragedy, Christian allegory and political treatise। तो ये केनेथ ने बोला है कि फेरी टेल फॉर एडल्ट्स है, तो जरूर फेरी टेल सर बच्चों को सुनाई जाती है परियों की कहानियां, लेकिन है किसके लिए? एडल्ट्स के लिए, है ना। क्योंकि कहीं भी वो उस हिसाब से फिट नहीं बैठता बच्चों के हिसाब से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which critic called the play Shakespeare's most perfect artistic design? Edward Dowden, G. Wilson Knight, A.C. Bradley and
डी कॉलरिज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एडवर्ड डाउडन ने बोला है कि जितने प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं उनमें सबसे ज्यादा परफेक्ट आर्टिस्टिक डिजाइन इस प्ले की है। आनिया लूम्बा फिर से आ गई हैं। interprets Caliban's attempted rape of Miranda as political rebellion, animal lust, cultural resistance, personal envy। क्यों करता है वो रेप ट्राई क्यों करता है? एक्चुअली वो कल्चरल रेजिस्टेंस है, वो पसंद नहीं करता है प्रोस्परो को, वो चाहता है कि वो आज़ाद रहे। और वो चाहता है कि वो नहीं कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को रेप करके प्रेग्नेंट कर दूंगा, पूरा पूरा जो आइलैंड है वो उसमें सब कैनिबल्स कैनिबल्स ही होंगे, मतलब सारे मेरे जैसे होंगे। तो वो रेजिस्ट कर रहा है कल्चरल, वो नहीं चाहता कि ये वाइट लोग उस पर अपना प्रभुत्व जमाए रखें। ही वॉन्ट्स टू बी फ्री। कल्चरल रेजिस्टेंस देखा है आनिया लूम्बा ने उसके इस एक्ट में। Who regarded Prospero as a colonial schoolmaster training the natives? Fanon, अल्बर्ट कैमस, गैथरी स्पक एंड जॉर्ज लैमिंग। जैसे कि आपको पता हो कि एक राइटर हुए हैं रुडयार्ड किपलिंग, खूब आपने उनका नाम सुना होगा, रुडयार्ड किपलिंग। तो वो भी ये मानते थे कि जितने भी कॉलोनियल लोग हैं उनको ज़रूरत है सिखाने की, उनको सिखाया जाए किसके द्वारा? यूरोपियन कंट्री के द्वारा। यूरोपियन कंट्रीज जो है वाइट मैन्स बर्डन वाला, जो आपने सुना होगा कि वाइट मैन अंग्रेजों का ये दायित्व तो है कि दुनिया की जितनी भी सैवेज कंट्रीज हैं उनको जाकर के उन पे कब्जा करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उनको सैवेज करें, मतलब सॉरी सिविलाइज्ड करें, सैवेज से सिविलाइज्ड करें उनको। तो ये थिंकिंग ये दिखाई गई है। जॉर्ज लैमिंग ने माना है कि प्रोस्परो जो है वो कैलिबन को सिखा रहा है कि कैसे हाउ टू बिहेव। ही इज ट्राइंग टू सिविलाइज हिम, उसको सभ्य बना रहा है। यू आर थ्री मैन ऑफ सिन सेड बाय प्रोस्परो, कैलिबन, एरियल एंड फर्डिनेंड। किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है एरियल के द्वारा। यू आर थ्री मैन ऑफ सिन। अब थ्री मैन कौन कौन है? एक तो है एंटोनियो, एक है सेबास्टियन, एंटोनियो सेबास्टियन, और एक जो उनका साथी रहता है अलोन्सो, जिसका नाम है, जो राजा भी होता है। इन तीनों को रेफर किया गया है, यू आर थ्री मैन ऑफ सिन, कि तुम तीनों के तीन पापी हो, एंटोनियो सेबास्टियन एंड अलोन्सो। विच क्रिटिक कंपेयर्ड द टेम्पेस्ट आइलैंड टू डांटेस परगेटरी? इलियाड, विल्सन नाइट, स्टीफन ग्रीनब्लाट एंड केनेथ मोर। तो किसने कहा है? विल्सन नाइट ने कहा है। एक्चुअली ये परगेटरी क्या है? ये आपको पता होगा डांटे एक बहुत महान राइटर हुए हैं, इटालियन में, इटली के। और इन्होंने लिखी है, एक बुक लिखी है जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी उन्होंने लिखी है। नाम तो कॉमेडी है लेकिन ये इपिक है एक्चुअली, ये इट इज इपिक। और इसकी जो सेकेंड बुक है उसका नाम है परगेटरी। अब ये परगेटरी होती क्या है? इसमें जो सोल्स होती हैं, जो मृत व्यक्ति हैं और जो पापी आत्माएं होती हैं, उन वो साफ की जाती हैं, उनके पापों को धोया जाता है। सोल्स आर क्लींस्ड, आत्माओं को धोया जाता है उनके पापों से। परगेटरी में एक्चुअली माना गया है, एक मिथिक इमेजिनेशन है कि वो वहाँ आग लगातार जलती रहती है, पापी लोग वहाँ पे जल जल के शुद्ध हो जाते हैं लाइक गोल्ड। तो ठीक उसी हिसाब से आत्माएं वहाँ पवित्र की जाती हैं, दैट इज परगेटरी। ये बात किसने कही है? विल्सन नाइट ने। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो तीनों पापी होते हैं, अलोन्सो, फर्डिनेंड, एंटोनियो, और कहीं ना कहीं प्रोस्परो भी उनके ऊपर, कैलिबन और प्रोस्परो एरियल के ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्चर कर ही रहा होता है। लास्ट में सारे के सारे सुधर जाते हैं, सब अपने मूल अच्छे रूप में आ जाते हैं। तो दैट इज परगेटरी, उस हिसाब से उस सेंस में कहा है। एरियल सिंबॉलिकली एम्बॉडीज अर्थ, वाटर, एयर, फायर। तो जो कि नाम ही इसका एरियल है, तो दैट इज एयर। एयर हैज बीन सिंबलाइज्ड बाय हिज नेम। मोस्ट श्योर द गॉडेस ऑन whom these airs stand. फर्डिनेंड कंपेयर्स मिरांडा टू हीरा, जूनो, वीनस, आइरिस। फर्डिनेंड भी जब मिरांडा को देखता है तो एकदम कह सकते हैं कि उस इन्फेचुएट हो जाता है, उसके उसको बहुत पसंद आती है। तो वो उसकी तुलना करता है वीनस से, गॉडिस वीनस से तुलना करता है। Coleridge praised The Tempest for blending reality and illusion, history and myth, epic and lyric, prose and poetry. तो दैट इज रियलिटी एंड इल्यूजन, जहां पर उन्होंने वास्तविकता और भ्रम दोनों को मिक्स किया है विलियम शेक्सपियर ने, उसके लिए कॉलरिज ने तारीफ की है। प्रोस्परोस एपिलॉग 6। एपिलॉग क्या होता है? जो प्ले के एंड में होता है। शुरुआत में क्या होता है? प्रोलॉग। तो उससे क्या साबित होता है?
पेमेंट, रिवेंज, रिडेम्पशन, साइलेंस, दैट इज रिडेम्पशन। मिरांडा's famous Brave New World line was used as title by एल्डस हक्सले, इनका नाम है पूरा। एल्डस हक्सले ने एक वर्क लिखा है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वहां उसका टाइटल उन्होंने इसी प्ले से उठाया है। अगर पूछा जाए कि विच क्रिटिक हैज यूज्ड, तो एल्डस हक्सले। और जिसने मतलब क्या किसने लिखा है, तो एल्डस हक्सले हो ही गए। और कहाँ से लिया है, तो हो गया टेम्पेस्ट, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। In psychoanalytic criticism, Caliban often represents superego, libido, id and ego। तो आपको पता होगा इड, ईगो एंड सुपर ईगो थियरी जो है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी, और उसके हिसाब से इड रिप्रेजेंट करता है साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म में। कैलिबन कॉल्स स्टीफनो, स्टीफनो क्या बोलता है, लॉर्ड, मास्टर, किंग, गॉड। तो वो बोलता है गॉड, क्योंकि कैलिबन भी अपने आप में कह सकते हैं कि पागल ही है, बहुत ज्यादा होशियार नहीं है। उसको स्टेफनो एज गॉड उसको फ्लैटरी के तौर पे बोलता है। एरियल सॉन्गफुल फैदम फाइव इवोक्स रिसरेक्शन, डिस्पेयर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनालिएशन का मतलब होता है शून्यवाद, एकदम बर्बादी, कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी ना बचे, सब कुछ खत्म हो जाए। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एक चीज दूसरी चीज बन जाए। डिस्पेयर निराशा, रिसरेक्शन मतलब रिलिविंग। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, दैट इज ऑप्शन सी, ट्रांसफॉर्मेशन, कि चीज जो है वो बदल जाएगा इंसान। जैसे फुल फैदम फाइव, दाई फादर लाइज, कोरल आइज, जो आंखें थी वो कोरल बन चुकी हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको विलियम टी.एस. एलियट ने भी इस्तेमाल किया है द वेस्ट लैंड में इस लाइन को, फुल फैदम फाइव, दाई फादर लाइज। और अगर फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए तो एफ रिपीट बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और अलग से लाइन आ जाती है, पूछा जाता है कि विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड, तो आप बता सकते हैं एलिट्रेशन। एरियल adheres टू प्रोस्परोस कमांड्स बिकॉज ऑफ, एरियल क्यों मानता है प्रोस्परो की सारी बातें, फियर, ड्यूटी, होप, अफेक्शन। तो दैट इज ओनली होप। वो उम्मीद करता है कि इस बार ये मुझे आज़ाद कर देगा, इस बार आज़ाद कर देगा ये काम कर करके। तो होप की उम्मीद में सारे काम, उम्मीद में ही सारे काम करता है। मिरांडास नेम लिटरली मीन्स मिरकलस, टू बी एडमायर्ड, वाइज एंड हॉली। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, टू बी एडमायर्ड, टू बी एडमायर्ड। हु व्यूज कैलिबन एज नेचर विदाउट नर्चर, नर्चर का सेंस होता है पालन पोषण, है ना, ब्रिंगिंग अप, कि उसको कुदरत ने पाला है, लेकिन विदाउट नर्चर, स्वभाव उसका बदला नहीं है, उसमें किसी का कोई असर नहीं हुआ है। दैट इज हु सेज, हु को, एसी ब्रैडली, कॉलरिज एंड ब्लूम। तो इट इज सेड बाय कॉलरिज। कॉलरिज ने कहा है कि कैलिबन जो है नेचर है उसमें सिर्फ विदाउट नर्चर। Which critic coined the phrase Prosperous Island as a theater of the world? Scott, Johnson, ऑर्गल एंड मॉन्ट्रोज। तो ये कहा गया है ऑर्गल के द्वारा। थिएटर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा है, क्योंकि वहां सब कुछ ड्रामेटिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सब कुछ ड्रामेटिक है, इस वजह से बोला है। द फ्रिंज्ड कर्टन्स ऑफ दाइन आईज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, सैनेक्डोक, पर्सनिफिकेशन एंड सिमिली। तो ये यहाँ पर है मेटाफर। और फ्रिंज कर्टन्स ऑफ दाइन आइज, किसकी आंखों की बात की गई है, ये बात की गई है मिरांडा की आंखों की। मिरांडा की आंखों के बारे में बात की गई है, किसके द्वारा की गई है, प्रोस्परो के द्वारा। वो उससे कहता है कि अपने आंखों का पर्दा हटा करके देखो। किसके बारे में बात कर रहा है वो बात कर रहा है फर्डिनेंड के बारे में, कि फर्डिनेंड को देखो और अपने आंखों के पर्दे जो हैं उनको हटा के देखो कैसा तुम्हारे सामने कौन है। Critics to name Ariel the spirit of tragedy, satire, drama, comedy। स्पिरिट्स ऑफ ड्रामा कहा है critics ने एरियल को, स्पिरिट्स ऑफ ड्रामा, क्योंकि अगर ये ना होता तो जो कुछ वो कर रहा है प्रोस्परो, वो सफल नहीं हो पाता उन सब सारी ड्रामेटिक एक्टिविटीज में। Caliban's curses are often filled with biblical allusions, oceania imagery, nature-based metaphors, classical references। तो करेक्ट ऑप्शन इज नेचर बेस्ड मेटाफर्स। वो जो भी गालियां देता है, कर्सेस का मतलब जो भी अभिशाप, गालियां कुछ भी दे, तो वो तमाम तुलना नेचर से करता है, क्योंकि वो वहीं रहा है, उसने वही सब देखा हुआ है। हु डिस्क्राइब द टेम्पेस्ट एज प्रीशियंट पोस्ट colonial टेक्स्ट, एस्क्रॉफ्ट, बिल एश, होमी भाभा एंड एमी सिजेरियर। तो एमी सिजेरियर ने इसको
पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट कहा है कि हाँ, जो कॉलोनियलिज्म थीम्स हैं वो हम देख सकते हैं इम्बाइब्ड हैं। एमी सियदर ने इस बात को माना है इस प्ले में। There be some thoughts painful. Ferdinand highlights theme of sacrifice in love, revenge, fate, hypocrisy. तो करेक्ट ऑप्शन ए। जब प्रोस्परो उससे सारे काम कराता है कैलिबन के साथ साथ कि यहाँ जाओ लकड़ियां बीन के लाओ, ये करो वो करो तमाम, तब वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर लगता है उसको कि कुछ खेल भी ऐसे होते होंगे जिनमें दर्द होता है, तो प्यार का खेल भी आसान नहीं है। तो सैक्रिफाइस इन लव इस थीम में में दिखाया गया इस कोट में। A most high miracle refers to love, Ariel's magic, Ferdinand's survival and repentance. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, फर्डिनेंड्स सर्वाइवल के बारे में बात की गई है। एरियल इन हिब्रू ट्रेडिशन, लायन ऑफ गॉड, विंग्ड डेमन, अर्थ रैम्बलर, फायर डांसर। तो एरियल का नाम जो हिब्रू लैंग्वेज है ट्रेडिशन में कहा जाता है लायन ऑफ गॉड। Which classical text is widely believed to have influenced Prospero's character and magical practices? कहाँ से प्रोस्पेरो का जो कैरेक्टर है वो कौन से वर्क से इंस्पायर है, ये पूछा गया है। तो दैट इज ओबिट्स मेटामॉर्फोसिस, यहाँ से इसको इंस्पिरेशन मिली है विलियम शेक्सपियर को। द टेम्पेस्ट वॉज फर्स्ट पब्लिश कब किया गया था? तो पब्लिश पहली बार ये किया गया था फर्स्ट फोलियो में 1623 में। शेक्सपियर is thought to have been influenced by which real life shipwreck when writing The Tempest? एक रियल इंसिडेंट हुई थी शिपरेक की, वहां से उन्होंने उठाया है। तो दैट इज ऑप्शन ए, सी वेंचर इन बरमूडा, जहां पर ये घटना हुई थी वहां से इस प्ले को, इस मतलब कह सकते हैं इस इंसिडेंट को विलियम शेक्सपियर ने ध्यान में रखा है। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंडेबल। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें जिससे कि कुछ और वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।